आज हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर वी विल कवर मोशन इन वन डायमेंशन। या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम लोग इसमें सेकंड चैप्टर में कवर करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन में काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। काइनेमेटिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है मोशन इन टू डायमेंशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे। रिलेटिव मोशन में हम एयरक्राफ्ट, विंड, रिवर, बोट, ट्रेन, मैन प्रॉब्लम, इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो हम बहुत बेसिक्स है, क्योंकि काइनेमेटिक्स एक बड़ी यूनिट है। इसके बाद डायनेमिक्स शुरू हो जाएगी, लॉज ऑफ मोशन। तो अगर हम ये मान के चलें ज़्यादा टाइम नहीं, तो फिर भी एटलीस्ट इट विल टेक कंप्लीट 1 मंथ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बच्चों काइनेमेटिक्स जो 1 महीने लेगी आपकी, ये अगर आप इसमें शुरू के 3-4 लेक्चर गोला मार दो तो 1 महीने साफ हो जाएगा। पूरा 1 महीने तक वो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। इस बात को बहुत सीरियसली समझो, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी थोड़ा सीरियसली नहीं ले रहे हैं ऑनलाइन को। उन्हें मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ाई को लेके। अगर फिजिक्स, काइनेमेटिक्स का मतलब पूरी काइनेमेटिक्स है। अगर आप काइनेमेटिक्स 1 मंथ जो भी टाइम लगेगा, 30, 35, 40 दिन का, तो ये आपको 40 दिन तभी आपको अच्छे जाएंगे जब आप शुरू के 10-15 दिन में एक भी गोला नहीं मारोगे। पहली 5 क्लास कोई एब्सेंस नहीं। एक भी एब्सेंट आप हो गए, एक भी क्लास में एब्सेंट हो गए आप, तो आप ये समझ लीजिए कि काइनेमेटिक्स का ही आप ये छूट जाता है ना, रिलेट नहीं कर पाओगे फिर आप अगली क्लास से। तो बहुत ज़रूरी है। और बिना किसी रीज़न के गोला मारोगे तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो इसलिए कोई मजबूरी हो तो आप मेरे को बता के कि सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे रिकॉर्डेड, तो मैं उसका अरेंजमेंट रखूंगा कि हाँ आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाए। बट रिकॉर्डेड लेक्चर देखना अलग बात होती है, लाइव क्लास अटेंड करना और अपनी क्वेरीज को सॉल्व करना वो एक अलग बात होती है। इसलिए इट इज़ बेटर कि सब लोग एटलीस्ट रेगुलर रहें क्लास में और रेगुलरिटी मेंटेन रखें प्लीज। चलिए, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक, जहां से आपने क्लास 9th में शुरू किया था वहीं से शुरू करेंगे। और ये समझ लो अगर कोई 8th पास स्टूडेंट भी बैठा है तो भी आप समझ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा डिफरेंशिएशन यूज होगा, पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा ग्राफ यूज होगा, वो भी पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो रेस्ट एंड मोशन से शुरू करेंगे। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला बात है कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है, ये सिर्फ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। मोशन हो या रेस्ट हो, ये दोनों स्टेट रिलेटिव होती हैं, किसी देखने वाले के रिलेटिव में होती है। मतलब कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन इज ऑलवेज, बेटा आवाज आ रही है मेरी? रिलेटिव, यस रिलेटिव टू सम ऑब्जर्वर। मतलब रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की स्टेट हो, देयर इज, आप एब्सोल्युटली नहीं बोल सकते कि कोई बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे। कोई ना कोई ऑब्जर्वर होता है उसके पीछे। मतलब मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव टू सम पर्सन, सम ऑब्जर्वर, सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो किसी के रिलेटिव में रेस्ट पे होती है। कोई बॉडी मोशन में होती है तो किसी के देखने पे वो मोशन में नजर आती है ना बच्चों? तो 2 बातें बहुत ध्यान से समझिए कि एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता।
रेस्ट और मोशन की स्टेट रिलेटिव होती है। तो जैसे कि मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लूंगा कि रेस्ट और मोशन की स्टेट डिफाइन करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन। मान लेते हैं एक ट्रॉली है हमारे पास, वी हैव अ ट्रॉली which is moving on a horizontal surface. This is a ground, and this trolley is moving towards right at a speed 20 kilometer per hour. Two friends, A and B, are standing still relative to the trolley. मान लेते हैं थर्ड ऑब्जर्वर is standing on the ground. This is C. अब अगर इस ट्रॉली के अंदर ये मान लेते हैं बॉक्स बंद है, ये जो भी केबिन है ये बंद है, अगर मैं पूछूं कि स्टेट ऑफ बी रिलेटिव टू ए से कहूं यार अपने दोस्त बी को देख के बताओ कि बी मोशन में है कि रेस्ट पे है, तो ए क्या बोलेगा बी के बारे में, क्या आप मुझे बता सकते हो? रेस्ट सर, वो रेस्ट पे है ऐसा रेस्ट पे, क्योंकि उसको जो ए आदमी है ना वो बी के साथ उसी कंपार्टमेंट में है, उसी केबिन में है, और उसे बी बिल्कुल भी मूव करता हुआ नजर नहीं आएगा, उसकी पोजीशन में कोई चेंज होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ए ये कहेगा रिलेटिव टू ए का मतलब है ऑब्जर्वर यहाँ पर ए है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ए है, बी का मोशन कौन देख रहा है? ए देख रहा है, तो ए के रिलेटिव में कहेंगे बी का मोशन। तो जब ए हमारा बी को देखेगा तो कहेगा सर मेरे से 2 हाथ की दूरी पे खड़ा है और कंटिन्यूअसली वहीं खड़ा है, ही इज नॉट मूविंग एट ऑल, सो ए कहेगा कि बी रेस्ट पे है। पर अगर मैं उसी बी का स्टेट ऑफ बी पूछूं रिलेटिव टू सी, अगर मैं कहूं सी से पूछूं, मान लीजिए ट्रांसपेरेंट ये है और सी देख पा रहा है दोनों ए और बी को, तो सी क्या कहेगा बी के बारे में कि बी की स्टेट मोशन है या रेस्ट है? मोशन 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 है। मतलब सिंपल मेरा मैसेज वही है कि वही पर्सन बी है बेटा, लेकिन जब ए उसे देखेगा तो कहेगा रेस्ट पे है, और जब सी उसे देखेगा तो कहेगा मोशन पे है। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन हमेशा रिलेटिव होती है, ये मोशन करने वाली बॉडी के साथ साथ देखने वाले ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है। इट्स अ 2 बॉडी प्रॉपर्टी, नॉट ए सिंगल बॉडी प्रॉपर्टी। इट डिपेंड्स ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जर्वर। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब मैं डेफिनेशन लिखने वाला हूँ कि डेफिनेशन क्या कहता है। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी ऑब्जर्वर अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है और उसे टाइम के साथ उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन में चेंज होता हुआ नजर आता है, तो वो ऑब्जर्वर कहता है कि वो बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि वो उसे एक टाइम पर कहीं और दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी देर बाद कहीं और दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी देर बाद कहीं और दिखाई पड़ रहा है। तो अगर पोजीशन चेंज होती हुई नजर आ रही है तो बॉडी मोशन में कहलाती है, और अगर पोजीशन फिक्स्ड नजर आ रही है तो बॉडी रेस्ट पे कहलाती है। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर, 1 लाइन डेफिनेशन। If position of an object, the body, changes with time relative to an observer, then object is said to be in motion relative to that observer. है ना? तो ये बॉडी की मोशन की डेफिनेशन है कि किसी ऑब्जर्वर के रिलेटिव में अगर बॉडी की पोजीशन में चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो वो कहेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है, मोशन में। एंड इफ पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो लिखना चाहो लिख लो, इज नॉट चेंजिंग, is not changing with the time relative to an observer, then body is said to be at rest with respect to that observer, of course. यानी अगर कोई बॉडी की पोजीशन चेंज होती हुई नजर नहीं आ रही बच्चों, तो उसे हम लोग कहेंगे कि बॉडी रेस्ट पे है, और अगर पोजीशन चेंज होती हुई नजर आ रही है तो हम कहेंगे कि बॉडी स्टेशनरी है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, नजर नहीं आ रही है तो रेस्ट पे, और नजर आ रही है वो चेंज होता हुआ पोजीशन तो मोशन में। अब मुद्दा ये है कि हाउ वी मेजर द पोजीशन। अब पोजीशन नापते कैसे हैं, व्हाट इज पोजीशन। तो ये तो रेस्ट और मोशन की बात है। मोशन को समझने के लिए काइनेमेटिक्स क्या है, मैकेनिक्स की एक ब्रांच होती है बच्चों। अगर अभी हम इसको लिख नहीं रहे, आपको जस्ट बता देते हैं। कोई आया है क्या? नहीं आया। तो मैकेनिक्स की एक ब्रांच है काइनेमेटिक्स, और एक ब्रांच होती है डायनामिक्स, जैसा कि हमने कहा। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, एक सेकेंड। काइनेमेटिक्स जो होता है उसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का रीजन क्या है। जैसे कोई ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन की वेलोसिटी बढ़ रही है, घट रही है, ब्रेक लगा दिए तो घट रही है, एक्सेलरेट कर दिया तो बढ़ रही है, तो हम बस ये पढ़ रहे हैं कि हाँ इतना एक्सेलरेशन है, इतनी वेलोसिटी है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। हम उसके पीछे का रीजन नहीं जानते। हम फोर्स के बारे में, अगर हम डायरेक्टली इंडिकेट करें तो हम फोर्स के बारे में नहीं पढ़ते, बिकॉज हम आगे डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं कॉज जो है वेलोसिटी मोशन में चेंज होने का, कॉज जो होता है मेनली वो फोर्स होता है, और फोर्स से रिलेटेड चीजों के बारे में नहीं पढ़ते। बस मोशन हो रहा है, मोशन में चेंजेस हो रहे हैं, पर क्यों हो रहे हैं, मोशन क्यों हो रहा है, विदाउट नोइंग द रीजन जब हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम काइनेमेटिक्स बोलते हैं। काइनेमेटिक्स को समझने के लिए हमको कुछ काइनेमेटिकल क्वांटिटीज से समझना पड़ता है। काइनेमेटिकल क्वांटिटीज बोलते हैं इनको। इनको बिना समझे हम काइनेमेटिक्स को समझ नहीं पड़ते। इसमें सबसे पहले काइनेमेटिकल क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे पोजीशन, फिर हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फिर हम डिस्कस करेंगे स्पीड, फिर हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन डिटेल में। तो ये आप 6 काइनेमेटिकल क्वांटिटीज हैं। इनको आप अगर अच्छे से समझोगे, जानोगे, तभी आप काइनेमेटिक्स को समझ पाओगे। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट है, इन सारी की सारी काइनेमेटिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले और इनकी डिटेल अच्छे से समझना कि ये क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कितनी तरह के होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ हमें समझना है। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली काइनेमेटिकल क्वांटिटीज बच्चों हम उठाने वाले पोजीशन। किसी भी मोशन का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है पोजीशन, क्योंकि जब पोजीशन चेंज होती है तभी हम कहते हैं कि बॉडी मूव कर रही है। तो पोजीशन क्या होती है बेटा, पोजीशन कई तरह से डिफाइन करते हैं। अगर हम 9th स्टैंडर्ड की बुक्स में चले जाओगे, एनसीईआरटी में देखोगे, तो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में या रेफरेंस पॉइंट से जो पार्टिकल की डिस्टेंस होती है किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे पोजीशन कहते हैं। 11th क्लास में अगर आओगे तो अगर मैं कहूंगा कि पोजीशन वेक्टर या पोजीशन एक वेक्टर होता है जो रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल को मिलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारा घर है, ये आपका घर है मान लेते हैं, और यहां से आप कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो अगर आप अपने ये रेफरेंस पॉइंट अगर आपका है, रेफरेंस पॉइंट, तो पार्टिकल जब यहां है ए पोजीशन पे, तो इसकी पोजीशन जो होगी, ये पोजीशन होगी कि भाई घर के रिलेटिव में इतनी दूर है और इस डायरेक्शन में। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। रेफरेंस पॉइंट से अब पार्टिकल यहां चला गया तो दिस इज न्यू पोजीशन, पार्टिकल जब यहां आ गया तो दिस इज न्यू पोजीशन। तो पोजीशन जो होती है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप कह सकते हो
जो कि हमें ये बताती है कि जिस रेफरेंस पॉइंट से के रिलेटिव में हम पार्टिकल को देख रहे हैं, उस पार्टिकल से उस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है, दोनों बातें बताती है लोकेशन के बारे में। इसको और सिंपल तरीके से समझने के लिए जनरली हम रेफरेंस पॉइंट अगर दिया, देखिए रेफरेंस पॉइंट हमारी मर्जी से हो सकता है, हमारा घर हो सकता है, कोई भी और भी पॉइंट हो सकता है, लेकिन जनरली जब मोशन को इन्वॉल्व करते हैं और हमें रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया जाता है तो हम ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। अगर कोई अपनी तरफ से रेफरेंस पॉइंट एज्यूम नहीं कर रहा है तो एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है, क्योंकि हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब हमें मोशन के बारे में ना पता हो तो हम ओरिजिन को 0,0,0 को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। तो कोई भी पार्टिकल किसी भी रास्ते पे, ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते पे मूव कर रहा है, तो बच्चों पोजीशन क्या होती है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। किसी भी पॉइंट P पे अगर पार्टिकल मौजूद है अभी, तो ओरिजिन से इस पॉइंट P को जो मिलाने वाला ये वेक्टर होता है, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसे R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो मैं 3 डायमेंशन बात कर रहा हूँ। तो R वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप होता है। सबको याद रहे, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मुझसे लेक्चर ले सकता है, किसी को अगर नहीं आता है तो। एक्स आई कैप, वाई जे कैप, ये पोजीशन वेक्टर होता है। ये 3 डायमेंशन की बात करें, 2D 3D कैसा भी मोशन हो, आई जे के में आप उसकी पोजीशन को एक्सप्रेस कर सकते हो। इसका मतलब ये पोजीशन आपका ये भी बता देगा कि भाई पार्टिकल हमारे ओरिजिन से कितनी दूर है अभी, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ये भी बता देगा कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मौजूद है। लेकिन जब मोशन सिंपल होता है, 1 डायमेंशन मोशन होता है, 1D मोशन होता है, तो 1D मोशन अगर हो रहा है तो let us suppose that मोशन जो हो रहा है is along x axis। मान लेते हैं कि मोशन x axis के along हो रहा है। ठीक है, तो अगर मोशन x एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है, तो फिर हमें पूरा आई जे के में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कोई मान लेते हैं बच्चों, ये x एक्सिस है और यहाँ पे पार्टिकल हमारा मोशन कर रहा है इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये अगर हमारा ओरिजिन है और पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है, सपोज हमारा पार्टिकल, ये बनाते हैं पहले पार्टिकल हमारा यहाँ पे था, फिर पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे अलग अलग पॉइंट, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज सफिशिएंट। जैसे हमने कहा दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट, दिस इज आवर ओरिजिन, तो यहाँ से ये जो x कोऑर्डिनेट होगा, लेट अस सपोज दिस इज x इक्वल टू 5 प्लस 5, दिस इज x इक्वल टू प्लस 8, दिस इज x इक्वल टू प्लस 11, या ये x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -10, तो ये भी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे केसेस में हमें वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखना नहीं पड़ेगा कि पोजीशन है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, नहीं लिखना पड़ेगा। हम सिंपल एक कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं कि भैया पोजीशन ऑफ पार्टिकल ए, पार्टिकल बी। जैसे हमने कहा कि पोजीशन ऑफ ए क्या है, तो आपने कहा सर एक्स इक्वल टू +5। इससे बंदा समझ गया कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पे है और ओरिजिन से 5 मीटर की डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं ये बी है, सॉरी इसे मैं कुछ सी मान लेता हूं। हमने कहा पोजीशन ऑफ सी जो है x इक्वल टू -5, तो माइनस साइन से भी आप समझ गए कि ओरिजिन के लेफ्ट में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है। अब आपको इसको पूरा x वेक्टर इक्वल टू 5i लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों लिखने की जरूरत नहीं है? बिकॉज आप समझ रहे हो, आपको पहले बता दिया गया है कि मोशन जो हो रहा है x एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो डेफिनेटली j और k में तो जाएगा नहीं, वो y और z में तो जाएगा नहीं, चलेगा तो x पे ही। तो देयर इज नो नीड टू राइट आई कैप। अगर आई कैप लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बट केवल प्लस और माइनस से ही सफिशिएंट होगा। ओनली 1 वेरिएबल इज सफिशिएंट टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। सिमिलरली बच्चों, अगर पार्टिकल y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, अगर पार्टिकल मान लेते हैं ये ओरिजिन है हमारा एंड मोशन y एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है, और पार्टिकल मान लो यहाँ पे मौजूद है, फिर यहाँ पे ये a है, ये b है, अगर ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट, ये डिस्टेंस 10 है, ये डिस्टेंस अगर 15 है, तो
पोजीशन ऑफ वाई, ए की पोजीशन होगी y इज इक्वल टू हम +10 लिख देंगे, बी की पोजीशन होगी तो y इज इक्वल टू +15 लिख देंगे। इस तरह से हम पोजीशन लिख सकते हैं। सिंपली z डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो सिर्फ z कोऑर्डिनेट ही सफिशिएंट होगा पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो पोजीशन बच्चों क्या होती है बेसिकली, तो आप कह सकते हो पोजीशन एक तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि ये बताती है कि जिस पॉइंट से खड़े होकर के या जिस पॉइंट से हम बॉडी की पोजीशन को मेजर कर रहे हैं, जहां से खड़े होके जिस रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में हम बॉडी को देख रहे हैं, उस पॉइंट से बॉडी कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में है, दोनों बातें बता दें। सिर्फ अगर हम ये बता दें कि तुम आंख बंद करके खड़े हो, कोई आदमी तुमसे 10 मीटर की डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन ना बताएं तो तुम उसकी पोजीशन लोकेट नहीं कर पाओगे। तो पोजीशन में डायरेक्शन बताना जरूरी होता है, अदरवाइज पोजीशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बच्चों पोजीशन हो गया कि हाउ वी डिफाइन द पोजीशन और पोजीशन क्या होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। पोजीशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं आने वाला हूँ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे। बता दो जल्दी से फटाफट। नो डाउट सर। ओके, जैसे मान लीजिए अगर मैं आप कभी आपको सिंपल क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे मैं से आपसे कह दूं कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम। देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें आपको लगेंगी, लेकिन बड़े से बड़ा सवाल आप बेसिक कॉन्सेप्ट से क्रैक कर सकते हो। बेसिक वीक होता है तभी गड़बड़ होता है। तो वेरीज विद टाइम, एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन विद टाइम, एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है, t² + 3t + 7 टाइम पे वेरी कर रहा है। अगर मैं सिंपल कहूं इसमें कि फाइंड आउट पोजीशन एट t = 0 पे पोजीशन क्या है, t = 2 पे पोजीशन क्या है और t = 10 पे पोजीशन क्या है, तो कैसे निकालोगे? वैल्यूज सर, t की वैल्यूज रख देंगे, फिर जो आंसर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, t की वैल्यू रख दोगे तो बिल्कुल पोजीशन निकालने के, क्योंकि ये पोजीशन का ही इक्वेशन दिया गया है, इनमें साफ साफ लिखा है। तो t = 0 पे पोजीशन आएगा, 0 पे फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा 7, सेकेंड पार्ट में t2 रखो तो 4 + 6 + 7 17, और थर्ड पार्ट का आंसर अगर 10 रखोगे 100 30 137। ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, तो ऐसे पोजीशन की इक्वेशन को x से एक्सप्रेस कर सकता है, y से, z से, किसी से भी एक्सप्रेस कर सकता है। चलिए सर, ये जब 1D में हो ना, वो 1D में जब 1D में होगा तो आइदर x और y और z किसी एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, तो एक वेरिएबल से एक्सप्रेस करेगा। ठीक है ना। चलिए, अगर 3D मोशन है, मान लो 3D मोशन में अगर आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया जाए इस तरह से, पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपको पता ही है, x i कैप y j कैप z के। तो कभी कभी x, y, z अगर कोऑर्डिनेट हैं तो इसी तरह से लिखेंगे वेक्टर को। तो आपको x y z तीनों कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, अगर तीनों दिए जाएंगे तो आप उसको इस तरह से लिखिएगा पोजीशन वेक्टर को। 3D में आप इस तरह से लिख सकते हो। केवल एक्स वाई प्लेन है, 2D है, तो xi + yj हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि पार्टिकल किस प्लेन में मोशन कर रहा है। ठीक है, अभी हम 3D का अलग से सेपरेट डिस्कशन करेंगे, तो अभी मैं इस पे ज्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा आ रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वो चीजें हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, पर शुरुआत हम यहीं से करेंगे 11th में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो 2 लाइनें लिख देता हूं जो दुनिया जानती है। सबसे पहले तो पहली लाइन की एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड या ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यही होता है ना बेटा, कोई भी बॉडी यस सर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी पाथ पे मूव करता है तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है उसे डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, और शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस जो होती है
इज स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक मेरे हिसाब से सबको पता है बच्चों ये बात? यहां तक मुझे कुछ बताना है किसी को? नो सर। नो सर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल इस रास्ते से ऐसे जाता है, तो ये जो भी रास्ता ट्रैवल कर रहा है यहां से लेके ये पूरे रास्ते की जो लेंथ होती है बच्चों, वो डिस्टेंस होती है। मान लेते हैं दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर बंदे ने इस पाथ को ट्रैवल किया है, इस पाथ को कवर किया है, तो इस पूरे पाथ की जो लेंथ होगी वो बच्चों हमारी डिस्टेंस होगी। बट अगर मैं इस पाथ को डायरेक्टली ज्वाइन कर दूं स्ट्रेट लाइन से, एकदम स्ट्रेट लाइन से ऐसे, इसका मतलब इसके लिए जरूरी नहीं कि बंदा इस रास्ते से गया है कि नहीं गया, किसी भी रास्ते से गया हो, गया तो इसी रास्ते से, एक्चुअल पाथ तो उसका ये है। बट अगर मैं इन दोनों को एक स्ट्रेट पाथ से ज्वाइन कर दूं तो दिस कैन बी द शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे छोटा रास्ता जो दो पॉइंट के बीच में हो सकता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्ट्रेट लाइन तो ऐसे समझ लो, जहां से तुम चले थे, मान लो तुम मार्केट के लिए निकले, घर से निकले, साइकिल उठाई, झोला रखा, उसमें तुम सब्जी वाले के पास खड़े हो। अब तुम जिस रास्ते से गए हो उस पूरे रास्ते की जो लंबाई होगी वो डिस्टेंस होगी। लेकिन अपने घर से जहां से तुम चले थे, शुरू किया था तुमने, और जहां सब्जी वाले के पास तुम खड़े हो, उन दोनों पॉइंट्स को अगर एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो तो उस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो हमारी जो डिस्टेंस डी होगी, ये डी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये डी डिस्प्लेसमेंट है और ये जो पूरा पाथ लेंथ होगा ना, यहाँ पर ये जो पूरा होगा, ये जो पूरा पाथ होगा, इस पूरे पाथ की लेंथ होगी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। तो यहाँ पर वही चीज हमने लिखी है कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है बेटा, ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस स्केलर होती है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हर वेक्टर की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। तो डायरेक्शन जो होती है डिस्प्लेसमेंट की, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अच्छा, मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्टेंस हमारा टोटल पाथ लेंथ हो गया, एक्चुअल पाथ लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू। अब बताओ कौन बड़ा होगा? इनइक्वालिटी कैसे लगाएंगे? डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से कि डिस्प्ले, कौन बड़ा होगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लिखा ही है यार, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो जिससे छोटा नहीं हो सकता उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यानी छोटा डिस्प्लेसमेंट ही होगा, डिस्टेंस बड़ा होगा, पर ग्रेटर और इक्वल टू भी होता है। बता सकते हो ये इक्वलिटी कब होल्ड करती है? सर जब स्ट्रेट लाइन में होता तो स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, अधूरी बात बता रहे हो, पूरी बात बताओ। है। सर जब मोशन लीनियर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही हो बट डायरेक्शन चेंज ना हो, तो आप कह सकते हो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन मोशन is along straight line without changing या without reversing its direction या without changing direction। अगर एक बंदा ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया, 10 मीटर ऐसे गया और 5 मीटर वापस आ गया, तब तो डिस्टेंस चला तो उसी स्ट्रेट लाइन पे, पहले गया फिर वापस आ गया, तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। डिस्टेंस 15 मीटर होगा, टोटल लेंथ 15 मीटर कवर करी उसने, और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो जाएगा, है ना, क्योंकि जहां पे आगे खड़ा होगा इनिशियल से 5 ही मीटर बचेगा इसका, है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इक्वलिटी होती है तब, मतलब डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बेटा बड़ा होता है, और इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जब डिस्टेंस हमारी
जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगी और वो भी बिना डायरेक्शन चेंज किए ना, मतलब ए से बी जाएगी फिर बी से वापस नहीं आएगी। सिंपल एक यूनि डायरेक्शनल मोशन हो सकता है, यूनि डायरेक्शनल मोशन कह सकते हो, यूनि डायरेक्शनल मोशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूँ। डिस्टेंस जो होता है ना बेटा, डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डिस्टेंस चूंकि स्केलर है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज, या कह सकते हो डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होती। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस में कोई भी बंदा मोशन करेगा यार, लेंथ नेगेटिव नहीं होती कभी, पाथ लेंथ है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो होता नहीं उसमें, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। कुछ बातें और ध्यान रखो, कोई अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीजिंग, घट नहीं सकती। जैसे एक आदमी मान लो यहाँ से चलना शुरू करता है, तो अगर वो चल रहा है तो डेफिनेटली उसके पाथ की लेंथ बढ़ती जाएगी। भैया ऐसे नहीं हो सकता पाथ लेंथ छोटी होती जाए, क्योंकि जितना वो ट्रैवल कर रहा है वो पूरा हम ऐड कर रहे हैं। हम कौन सा वेक्टर ले रहे हैं, हम तो पाथ में जो ट्रैवल कर रहा है पूरा नाप ले रहे हैं। तो कभी भी डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकती, कैन नेवर बी डिक्रीजिंग। ध्यान रखिएगा, दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी डिक्रीजिंग ऑल्सो। क्यों नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन जो होता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन जो होता है टेल्स अस द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के लिए होता है। जैसे मान लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर है, तो हम कहेंगे कि डायरेक्शन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस 10 मीटर है, पर कोई ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव किया है तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट माइनस 10 मीटर है। प्लस 10 मीटर ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन हुआ है बॉडी का, इधर से इधर गया है राइट डायरेक्शन में, और नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे बता रहा है बॉडी का मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ है। यानी ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना डायरेक्शन से है। पर डिस्टेंस में तो डायरेक्शन होती ही नहीं है, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस में हम कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन कभी यूज नहीं होता। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन जो होता है इट टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा इतने पॉइंट्स में अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स लूंगा, जल्दी से बताओ। नो सर, नो डाउट। नो सर। अब मैं कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल्स लेता हूं। मैथमेटिकल एग्जांपल्स जैसे अगर मान लो 1D मोशन की बात हो रही है, 1D मोशन की बात हो रही है, कोई पार्टिकल सपोज एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाएगा? मान लो ये बंदा यहाँ पे खड़ा था, इसकी ये इनिशियल पोजीशन थी, ये x इक्वल टू 5 इसकी पोजीशन थी, और ये t इक्वल टू t1 पे यहाँ खड़ा था, t इक्वल टू t2 टाइम पे ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन है x2 इक्वल टू 20। अब अगर हम कहें कि बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, अच्छा बीच में इसने डांस किया है, भरतनाट्यम किया है, हमें कोई मतलब नहीं। हमसे पूछा गया t1 से t2 के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो रास्ते में उसने कितना कैसे गोल गोल पाथ कवर किए, वो किस रास्ते से गया, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई लेना देना नहीं होता बेटा। जैसे मान लो कोई बंदा यहाँ पे था और यहाँ से ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ ऐसे ताता थैया करने लगा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे ऐसे डांस किया उसने खूब बहुत सारा, यहाँ आके खड़ा हो गया। तो डिस्टेंस को इस बात से मतलब है कि उसने कितना डांस किया, कहाँ कहाँ कदम उसके गए हैं, पर डिस्प्लेसमेंट कह रहा है अच्छा ये फाइनल, ये इनिशियल, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट है वो सीधे इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन करने वाली शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन की लेंथ होती है, दैट्स ऑल। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, नथिंग एल्स। चाहे वो फिर बेटा, चाहे वो ऐसे गया हो, फिर ऐसे आया हो, फिर ऐसे गया हो, फिर ऐसे आया हो, और फिर यहाँ ऐसे जाके खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट यही रहेगा हमेशा। अगर इनिशियल यहाँ है और फाइनल यहाँ है, तो बीच में उसने कितनी बार ऐसे राउंड ट्रिप मारी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों आएगा। अगर इस लेंथ को हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो दिस लेंथ इज 20 - 5 आई थिंक, और ये 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ऐसे पोजीशंस में जो डिस्प्लेसमेंट आता है उसे हम एस से या डेल्टा एक्स, बिकॉज एक्स में मोशन हो रहा है तो डेल्टा एक्स से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को, तो क्योंकि ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लिखेंगे, 20 माइनस 5, आंसर इज 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा इट इज प्लस 15 मीटर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बच्चों 1D मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा याद रखिएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब डेल्टा एक्स से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह सिमिलरली इफ मोशन इज अलोंग वाई एक्सिस, अगर मोशन वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट को आप y2 माइनस y1 या डेल्टा y से लिख सकते हो, और अगर z डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो z2 माइनस z1 उसे डेल्टा z से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब जो पोजीशन में चेंज आएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ही डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है इट इज ऑलवेज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और वेक्टर वाले चैप्टर में मैं तो 3 डायमेंशन के लिए भी आपको बता चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं कि अगर 3 डायमेंशन में जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे फॉर 3 डायमेंशनल मोशन। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का। ये देखिए मैं पढ़ा चुका हूं तो बार बार डिराइव नहीं कराऊंगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो मुझसे वीडियो लेक्चर लेंगे वेक्टर्स के। और इसका अगर इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है और इससे टहलते हुए पार्टिकल बी पॉइंट पे पहुंच रहा है और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा ये बच्चों क्या आता था याद है? x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y2 y1 j कैप एंड z2 माइनस z1। ठीक है, ये तब लिखेंगे जब वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा 3 डायमेंशन में। लेकिन अगर 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है तो सिंपल मेरा डेल्टा एक्स से काम चल जाएगा, सिंपल डेल्टा वाई से या डेल्टा जेड से काम चल जाएगा हमारा, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हाँ ये भी जरूर प्लस और माइनस क्या बताएगा, देखो यहाँ पर तो आपका प्लस आई माइनस आई जे सब प्रॉपर डायरेक्शन आएगी, पर अगर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक पार्टिकल है उसका पोजीशन t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10 है, तो अगर मुझसे कहा जाए कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, ये पोजीशन आपको दी गई है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है फ्रॉम t इक्वल टू 0, सॉरी चलिए t इक्वल टू 0 नहीं लेते हैं, t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 20। t इक्वल टू 10 से t इक्वल टू 20 के बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना हुआ। तो आपको इस बात से मतलब नहीं है कि t इक्वल टू 10 से 20 के बीच में पार्टिकल ने मोशन कैसा किया, इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। आप पहले इनिशियल पोजीशन निकालेंगे, आप कहेंगे t इक्वल टू 10 पे जो इनिशियल पोजीशन आएगी इसमें 10 पुट कर देंगे, तो 100 प्लस 20 माइनस 10 इट इज 110 मीटर। फिर आप फाइनल पोजीशन निकालेंगे, t इक्वल टू 20 पुट कर देंगे, तो जो फाइनल पोजीशन आएगी 20 यानी कि 400 प्लस 40 माइनस 10 इट इज 430 मीटर। तो आपको सिंपल पता चल गया कि पहले जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे था, ये 110 मीटर था, बाद में ये ऑब्जेक्ट यहाँ ओरिजिन से 430 मीटर डिस्टेंस पे है, मतलब पोजीशन इसकी है। तो डेफिनेटली इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है अगर आप इनिशियल से फाइनल की तरफ मिलाएंगे तो राइट डायरेक्शन में हुआ, तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, और आप देखोगे कि पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो यू विल फाइंड डेल्टा एक्स, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल 430 माइनस 110, सो इट इज 320 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, प्लस 320 मीटर आ रहा है। अगर आप खुद देखिए कि इनिशियल पोजीशन अगर छोटा होता वैल्यू, उल्टा अगर ये 50 माइनस 100 हो रहा होता तो 100 से अगर 50 की तरफ आएगा तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, नेगेटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन होगी। आप खुद समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये फाइनल पोजीशन अगर 20 और इनिशियल 10 है, सॉरी ये इनिशियल है ये फाइनल अगर मैं कह दूं, तो इसका मतलब है इनिशियल से फाइनल, यानी बंदा इस तरफ आया, ऐसे मोशन हुआ इधर की तरफ। तो डेफिनेटली जब आप ये फाइनल पोजीशन है ये इनिशियल है, तो जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे फाइनल में से इनिशियल घटाओगे
तो -10 आएगी। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा डिस्प्लेसमेंट में, ये इसकी डायरेक्शन को बताएगा। अगर आप 1D मोशन सॉल्व कर रहे हो एक्स में, वाई में, अगर आप डेल्टा एक्स नेगेटिव निकाल रहे हो, इसका मतलब है पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ आया है मोशन करके ओवरऑल, है ना। ओवरऑल मोशन उसका जो हुआ है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ। अगर आप डेल्टा एक्स पॉजिटिव निकाल रहे हो, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ओवरऑल गया है, उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से हायर है, ग्रेटर है कोऑर्डिनेट में, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है ओवरऑल। तो डिस्प्लेसमेंट का जो साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो बाकी 3 डायमेंशन में अगर है तो हम आई जे के का सहारा लेंगे बेटा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ये बात हम आपको क्या कर दिया, ये वाली बात हम आपको ऑलरेडी पढ़ा, हाँ? ये वाली बात हम ऑलरेडी आपको वेक्टर में पढ़ा चुके हैं, तो कोई भूलेगा नहीं इसको, ठीक है। तो यहां से किसी को कुछ लिखना है तो लिख लो जल्दी से फटाफट। कोई डाउट है मेरे को अब तक, कोई डाउट है डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, क्या होता है उसके बारे में थोड़ा, क्योंकि मैं अभी थोड़े से क्वेश्चन देने वाला हूँ, इतने में झूल जाओगे तुम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी फ्रेम करने वाला हूँ यहीं पे, जिसमें मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करवाऊंगा आपसे। बोलो कोई डाउट है बेटा? नो सर। नोट कर लिया सबने? यस सर। हाँ, यस सर, नोट कर लो। चलो आओ शुरू हो जाओ क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला सवाल, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बिना सवाल अगर नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप कॉन्सेप्ट अगर अप्लाई नहीं कर पा रहे हो न्यूमेरिकल्स में, तो फिर इसका मतलब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा नहीं है। ठीक है, चलिए तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन कर देंगे हम। एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है। अरे वाह, कितना परफेक्ट सर्कल बनाया मैंने, मेरे हाथ में तो जादू हो गया लग रहा है। और मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ऐसे मोशन कर रहा है सर्कल में। जब पार्टिकल ए से बी मूव करता है, ए से बी, इसकी रेडियस आर मान लेते हैं सर्कल की, ए से बी मूव करता है, तो आप मुझे ये बताइए कि इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी कवर करी और पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना अचीव किया। ए से बी आ रहा है सर्कल में, सिर्फ वैल्यू बतानी है आपको, मैग्नीट्यूड बताना। Sir, 1/4 into 2 pi r the distance. Yes, sir. 1/4 into पाई आर बाई 2। पाई आर बाई 2। छोटी सी बात है। अभी मैं अभी 9th क्लास के अपने 9th वाले बैच के बच्चों को बुला लूं अगर, तो तुरंत बता देंगे 10 सेकंड में। इससे ज्यादा तो 9th वाले सीख जाते हैं जल्दी से। फटाफट जल्दी बोलो। Sir, 44. Sir, 11/7 into r. अच्छा, Sir, r is in radius. अच्छा पाई की वैल्यू पुट कर दी क्या? Yes, sir.
सर अगर पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे तो सर फिर वो हो जाएगा 1/2 पाई आर। चलिए ओके, Pi r by 2. गुड 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 गुड। तो देखो ए से बी अगर आएगा कोई पार्टिकल, ए से बी यहाँ पे ऐसे आ रहा है ऐसे, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो जाएगी? सर्कल का पूरा होता है 2 पाई आर पेरीमीटर, और उसका क्वाड्रेंट 1/4 हो जाएगा ना, 1/4 हो जाएगा, तो पाई आर बाई 2 ये डिस्टेंस हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ये होता है, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की। तो इसकी जो लेंथ होगी वो r√2 होगी पाइथागोरस थ्योरम से, ये r है, ये r होगी, ये 90 डिग्री होगी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो r√2 होगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। No, sir. अब ए से बी, ए से सी पहुंचेगा, तब बताओ क्या होगा? सेम चीज, यहाँ से मूव करते हुए सी तक आएगा ऐसे, लाइक दिस। सर पाई आर Distance डिस्टेंस pi r. होगी, आई आर हो जाएगी और फिर 2r हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हो जाएगी पाई पाई आर, आर और 2 आर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ से यहाँ ऐसे आएंगे ना, यस सर। ऐसे इस तरह से, ये हो जाएगा। ए से सी डायरेक्ट मिलाओ स्ट्रेट लाइन से, इसकी लेंथ हो जाएगी, यस तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। गुड। अब अगर ए से बी से सी से डी पहुंचेगा तब क्या? सर हाँ बेटा, सर डायरेक्ट डायमीटर नहीं लिख सकते? डायमीटर ही तो लिखा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट में डायमीटर होगा सुप्रीत, डिस्टेंस में हाँ तो ये एक्चुअल सब पाथ आपने लेंथ 2r लिखना पड़ेगा मतलब ना। रेडियस के हिसाब से लिखा है ना? नहीं तो डायमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स द रेडियस ही तो होता है ना। यस सर। नहीं अगर ऐसे डायमीटर इन वर्ड्स लिख दे तो गलत होगा। नहीं गलत नहीं होगा, बट इफ डायमीटर इज गिवन, इफ रेडियस इज गिवन इन न्यूमेरिक वैल्यू लाइक 10 मीटर 20 मीटर, देन यू शुड Yes, मेंशन द न्यूमेरिक वैल्यू ना। यस सर ठीक है। सर डिस्टेंस आएगी 3/4 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट ए आएगा से बी, बी से सी, सी से डी पहुंचेगा, ये 3/4 3/2 साइकिल कंप्लीट करेगा। सर 3/2 Then- पाई आर आएगी। बताओ डिस्टेंस कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? तो डिस्टेंस 3/2 सर पाई आर 3/2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट r√2। भाई बाकी लोग बताएंगे Yes, sir. क्या आ रहा है? श्रेया क्लास में है, श्रेया Yes, sir. क्या आएगी डिस्टेंस? Sir, same आ रहा है. क्या Sir, same आ रहा है. Sir, सेम आ रहा है? यस सेम, वो सेम कितना है? 2 पाई आर इनका 3/4 ही तो है ना, सर्कल का 3/4, सो इट इज Yes, sir. 3 पाई और Yes, बाई। sir. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ए से डी डायरेक्टली ज्वाइन करो, ये आएगा, r√2। दिस इज वंस अगेन r√2। यस और जब ए से वापस ए पे आ जाएगा, ए पे मूव करके वापस ए पे आ जाएगा, इनकम्प्लीट सर्कल, अभी डिस्टेंस कितना होगा? सर डिस्टेंस 2 2 पाई pi आर r. होगा और डिस्प्लेसमेंट 0। 0 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट 0। छोटी सी बात है, समझ में आ गई? यस सर। यस गुड। यस सर। Position of a particle moving along y-axis varies with time as y is equal to 2t square minus 7t. Find out displacement of particle from t equal to 0 to t equal to 5 seconds. चलो इसको करो सॉल्व। 1 मिनट के क्वेश्चंस हैं बेटा।
सर 20 नहीं सर 15 सॉरी 15 सर 15 Yes, sir. 15. ट्वेंटी फाइव आएगा सर। Yes, sir. मेरा भी 25 आ रहा। यस सर सर 15 आ रहा है करेक्शन के बाद। 10। अब नहीं, आज तुमने पहली बार आंसर बताया है, मैं सोच रहा था तुम कब बताओगे। यस सर 15 आ रहा है। कैसे करेंगे? डिस्प्लेसमेंट सिंपल डेल्टा वाई होगा, फाइनल सर। पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सिंपल बात है। तो इनिशियल पोजीशन क्या होगा, t इक्वल टू 0 डाल देंगे तो 10 आएगा। फाइनल पोजीशन क्या आएगा, t इक्वल टू 5 डाल देंगे, 50 माइनस 35 प्लस 10 25। तो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वाई 25 माइनस 10 प्लस 15 मीटर। प्लस 15 का मतलब लाइक दिस, ऊपर की तरफ होगा, y में ऊपर की तरफ जाएगा, कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है ना y का पोजीशन, तो ऐसे वर्टिकल ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा y डायरेक्शन में। यही आ रहा है ना सबका? यस सर। यस सर। ये पोजीशन दे रही बेटा, पोजीशन निकाल लो, t इक्वल टू 0 पे 5 पे, तो चेंज इन पोजीशन हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है? बहुत बढ़िया। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, बताना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज रॉन्ग या नॉट पॉसिबल। बताना जरा कौन सा ग्राफ गलत बना हुआ है और क्यों गलत बना हुआ है। डिस्टेंस का टाइम के साथ, ये डिस्टेंस y एक्सिस पे बना रखा है, टाइम को इधर बना रखा है, और ये ऐसे बना रखा। बताना जरा कौन सा ग्राफ गलत है, नहीं हो सकता। बताओ भाई, शुरू करते हैं। पहला, सर पहला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सर सकता? पहला नहीं हो सकता क्योंकि सर डिस्टेंस डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, वो पॉसिबल 0 चालू होना चाहिए ना, कोई भी डिस्टेंस मतलब पोजीशन चालू होगी। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि 0 से चालू होनी चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर कर रहे हो और आप जहाँ से मोशन शुरू हुआ है उस वहाँ से मेजर नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, ये हो सकता है कि नॉन जीरो शुरू हो। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट बताओ। सर सर थर्ड डिक्रीज कर रही है, हाँ, सर डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस तो डिक्रीज कर नहीं सकती।
हाँ, तो ये नॉट पॉसिबल है, रॉन्ग है। ये पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है? क्योंकि कैन नॉट डिक्रीज, घट नहीं सकती मोशन में। ये सर इंक्रीज इसका कर रही एरो है। बताएंगे कहाँ से मोशन हो रहा है? नहीं, एरो नहीं, एरो तो मैंने बना दिया है। टाइम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंसीडर करते हैं सुप्रीत। वी विल गो लाइक दिस। हाँ ये सर फिर ठीक है। वो तो मैं गलती से बना देता हूँ, एरो हटा ही देता हूँ इसको। चलो, इसके बारे में बताओ जरा। इसमें तो इंक्रीज कर रहा है, जैसे टाइम में हम आगे बढ़ रहे हैं तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ऊपर जा रहा है। नॉट पॉसिबल। ये भी नॉट पॉसिबल। क्यों? तो डिस्टेंस निगेटिव में नहीं हो सकती। हाँ, ये भी नॉट पॉसिबल है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। हाँ, ये भी नॉट। यस सर। बहुत बढ़िया। ये तो ये भी नॉट पॉसिबल। क्यों? सर ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है। ये रेस्ट ये तो को rest है रिप्रेजेंट ना? कर रहा है। हाँ, रेस्ट पे रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी को, है ना। तो छोटी छोटी बातें अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन बताई, लेकिन ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। अच्छा, एक और बताओ। मान लो ये इस तरह से आ रहा है। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल सर। यस सर सर। टाइम टाइम तो टाइम नहीं रिवर्स हो सकता। टाइम पीछे जा रहा है ना, ये तो गड़बड़ी हो गया है ना। तो या फिर ये कह सकते हो, एक ही टाइम पे बॉडी की दो दो डिस्टेंस कैसे है? एक ही टाइम पे दो दो वैल्यू आ रही है। वाई में देखो, S1 आ रही है, यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू आ रही है ना। यस सर। तो ये भी नॉट पॉसिबल। बहुत बढ़िया। सर जब टाइम मशीन बन जाएगी तब पॉसिबल है सर। ठीक कह रहे हो, ये भी तुम है? चलो, हम मना क्यों करें भाई अभी उस पे। क्या पता तुम बना डालो। आइए, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पोजीशन, या ऐसे मैं देता हूं, a particle is moving along x-axis. Its position varies with time as पोजीशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है। ठीक है, एक ग्राफ बना के दे रहा हूं मैं आपको। टाइम सेकंड में है, पोजीशन मीटर में, एक्स कोऑर्डिनेट। ये एक मोशन हो रहा है। चाहो तो इस ग्राफ को बना लो। आपको क्या बताना है? आपको बताना है फाइंड आउट, और ये 20 सेकेंड टाइम, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकेंड्स। चलो, बना लो इस डायग्राम को। ये टाइम के साथ पोजीशन को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को प्लॉट किया है। एक पार्टिकल एक्स में मोशन कर रहा है और उसका जो एक्स पोजीशन है उसको ग्राफ में वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। तो आपको बताना है कि ये टाइम के साथ कैसे जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना। अगर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है,
अगर नहीं हो पाएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। पर अगर आप थोड़ा मोशन को अगर टाइम से देखते चले जाएं कैसे हो रहा, फिर कहाँ गया फिर कहाँ गया, तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे और कैलकुलेट कर लेंगे मेरे हिसाब से। सर डिस्टेंस 100 मीटर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट -10। 100 आ रहा है। देख लो, फिर से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है अब नहीं। सर डिस्टेंस 105 आ रहा है। 105, अच्छा। सर 110 आ रहा है डिस्टेंस। 110 I 110 think आएगा। is the correct answer। नहीं 110, 100 बताया था कि किसी ने? यस सर। अवनी तुमने 100 बताया था? यस सर। अच्छा तो गलत है। यस सर, शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है। देखो देखो देखो, तुम अगर 100 बता रही हो तो फिर आंसर के करीब हो तुम। यस सर। इसका आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट 10 इक्वल टू होगा -10। यस सर। डिस्टेंस 110 मीटर। मेन Sir, इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस को विजुलाइज करना। और मुझे विश्वास है कि मेरे सारे बच्चे डिस्टेंस विजुलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं समझ में। अरे सब समझाएंगे, अभी मैंने बताया ही कहाँ, अभी तो मैंने आंसर लिखा है बस। अभी तो बस आंसर लिखा है। भाई डिस्कस करें? यस सर। यस सर। यस सर। यस चलो डिस्कस। देखो इस मोशन को पहले ऑन द लाइन एक्सप्रेस कर लो। पहले आप रियलिस्टिक सिचुएशन बना लो। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है x इक्वल टू 0। अब आपके पार्टिकल ने मोशन की शुरुआत कहाँ की? देखो पहले ये x इक्वल टू 10 से शुरू किया जब टाइम 0 है। यहाँ पे टाइम चल रहा है और यहाँ पे पोजीशन चल रही है। 10 से 25 गया है, फिर 25 से आया सीधे सीधे -20, -20 से +20, 15। देखो दिस लाइन इज 15, फिर 0 पे आ गया। तो शुरुआत की है x इक्वल टू 10 से, तो 10 से शुरू कर लेते हैं। x इक्वल टू 10 से यहाँ से शुरुआत की है, यहाँ पे खड़ा था पहले, ये इनिशियल है। और एंड कहाँ किया है पहले ये देख लेते हैं। तो जब टाइम 20 है तो देखो यहाँ पे ये देखो x जो पोजीशन है वो y कोऑर्डिनेट पे है, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, y 0 है, तो ओरिजिन पे एंड किया है। एंड उसने यहाँ पे किया है, ये फाइनल है, ये एंड किया, ये 20 सेकेंड बाद। तो मेरे को पाथ से कोई लेना देना नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल, ये है ये है। तो डिस्प्लेसमेंट तो सीधे सीधे आएगा, फाइनल 0 है, इनिशियल 10 है, तो -10। क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। यस सर। अब मेन है इसमें डिस्टेंस। दो डिस्टेंस कैसे? डिस्टेंस के लिए पूरा पाथ देखना पड़ेगा।
पहले 10 से गया है, देखो टाइम बढ़ रहा है, पोजीशन बढ़ रही है 25 तक, 25 से फिर लौट रहा है ओरिजिन, यहाँ 0 है पोजीशन और यहाँ फिर -20 तक गया है। तो पहले 10 से 25 चलाएंगे इसको, 10 से 25 तक गया है बेटा, ये 10 से 25 तक गया है, 25 तक ऐसे गया, कलर चेंज करते, ऐसे गया 25 से, फिर देखो ये लौट के 25 + 25 है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे चला ही आ रहा है, -20 पे जाके रुका होगा, क्योंकि फिर ये ऊपर बढ़ने लगा है, फिर पोजीशन बदलने लगी है, तो -20, यानी यहाँ पहले यहाँ से यहाँ गया है, पहले ये ऐसे गया, नंबर 1 सबसे फर्स्ट स्टेप में ये गया, सेकेंड स्टेप में फिर यहाँ से ये वापस आया, ऐसे गया, ऐसे गया, -20 तक गया, -20 तक यहाँ आया, ये सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे खड़ा हुआ पहले, है ना, यहाँ तक आया। तो आओ काउंट करते चलें, जब पहले फर्स्ट स्टेप में ये 10 से 25 तक गया तो कितनी डिस्टेंस कवर की, 10 से 25 के बीच का गैप है 15 मीटर, तो लिखते चलो 15 मीटर हो गया ना, प्लस, अरे हेलो हेलो बच्चों, कोई बोल ही नहीं रहा। यस सर। यस सर। यस सर। बोलते रहो, ऐसे लगे तो सुन रहे हो। तो फिर ये 15 मीटर गया, फिर ये देखो 25 से गया है -20 तक, x = तब जाके रुकेगा। ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो, ये +25 से नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है -20 तक। यस क्या सर। इसको 2 बार में देख लो या 1 बार में देख लो? 2 बार में का मतलब ये है कि सोचो 25 से जब ओरिजिन आएगा तो 25 मीटर तो ये हो जाएगा, फिर ओरिजिन से -20 आने में 20 मीटर और हो जाएगा। हमें डिस्टेंस लिखनी है, पूरी डिस्टेंस, ये लेंथ देखनी कितनी है। डिस्टेंस कभी घटती नहीं है, बढ़ती है, हमेशा ऐड होती है बेटा। तो 25 और 25 45 मीटर हो गया ना, 45 मीटर ये कवर किया इसने। यस सर। यस सर। या फिर ऐसे देख लो, 25 लिख लो और 20 और लिख लो, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 हो गया और यहाँ से 0 से लेके -20 तक ये 20 मीटर हो गया। यस सर। पर कोई फायदा नहीं है, एक बार में लिखो सीधे। अब देखो यहाँ से पोजीशन ऊपर जा रही, फिर x बढ़ रहा है, फिर ओरिजिन की तरफ 0 हुआ, फिर पॉजिटिव में चला गया, पॉजिटिव में +15 पे जाकर 15 तक चला गया, फिर पॉजिटिव में भगाओ इसको, यहाँ से थर्ड स्टेप। तो ये यहाँ से टर्न हुआ, यहाँ से टर्न कर दिया, फिर यहाँ से ये टर्न कर रहे हैं, मैं इसको +15 15 15 15 15 यहाँ चला गया, यहाँ पहुंचा 15 तक, ये x = 15 तक। -20 से 15 जा रहा है बेटा, बताओ कितना मीटर चला? -20 से ओरिजिन से 15 35 मीटर हो गया, 20 मीटर तो ये हो गया और 15 ही हो गया, 45 मीटर और चला। यस। अभी हम कहाँ पहुंच गए? यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ के बाद बस ओरिजिन लौट आया है, तो 15 से ओरिजिन लौट आया, तो फिर 15 मीटर और चल गया। यहाँ से फिर उसने फिर से टर्न बैक हो गया, यहाँ आके फाइनली यहाँ खड़ा हो गया, तो 15 मीटर और लौट आया वो। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो गई ये 100। ऐसे देखना है आपको, हर बार बनाना भी नहीं। देखो मैं जोड़ना सिखा देता हूँ, यहाँ देखो ग्राफ से कैसे जोड़ोगे। देखो लिखो 10 से 25, तो ये हो गया 10 से 25 हो गया, चलो 15 मीटर, प्लस 25 से 0 तो पूरा 25 मीटर हो गया, फिर 0 से -20 तो 20 मीटर हो गया। सर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में थोड़ी, क्या बेटा? सर जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन में ही दिया तो है, एक्स एक्सिस पे मोशन हो रहा है, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस पे मोशन कर रहा है ना। ये ग्राफ बनाया, ग्राफ ये रास्ता नहीं है, दिस इज नॉट द पाथ, ये ग्राफ बनाया है। ये बता रहा है कि पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ये ग्राफ है, रास्ता तो एक्स एक्सिस पे ही मोशन हो रहा है। ये जो रेड कर्व है ये पाथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये रास्ता नहीं बता रहा है, ये पार्टिकल की पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है ये बता रहा है ना। गड़बड़ ना करो भाई इसको। तो हम लोग जोड़ रहे थे, फिर देखो यहाँ से 10 से हो गया 15 मीटर, यहाँ पे हो गया x = 25 से x = 0 25 मीटर हो गया। 0 से -20 आएगा, थोड़े टाइम में -20 पहुंच जाएगा, तो ये 20 मीटर हो गया। -20 से फिर 0 तो 20 मीटर हो गया। 0 से +20 फिर 15 है तो 15 मीटर ये हो गया।
15 से फिर 0 है तो 15 मीटर और हो गया, तो जोड़ दोगे सारा तो भी 110 आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे देखिए कंफ्यूज मत होइए, एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, बट ये देखो इस रास्ते को रास्ता समझ रहा है, ये रास्ता नहीं है। मोशन तो पार्टिकल का ऐसे ही हो रहा होगा, ऐसे इस तरह से ऐसे 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 मोशन हो रहा होगा, पर उसका जो पोजीशन होगा ये टाइम का वेरिएशन है और इसमें एक्स कोऑर्डिनेट का वेरिएशन है। तो ये जो पोजीशन बढ़ घट रही है, ऊपर नीचे जा रही है, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रास्ते को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, पाथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ट्रैजेक्टरी लोकस नहीं है वो। चलिए गिव मी वन मोर आंसर, एक सिमिलर क्वेश्चन मैं और देता हूँ। बिल्कुल हल्के से शुरू किया हमने, आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है हमारा, और जितना अच्छे से ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उतना अच्छे से आपको पोजीशन दी गई है, ये एक्स मीटर में और ये टाइम है। ये 40 है, ये 30 है, ये -30। चलिए अब आप बताइए मुझे, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। पूरे मोशन को देखकर पूरे मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितनी कवर की इसने, और यहाँ दिया गया है 1D मोशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। सर डिस्टेंस 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0। यस सर, 200। Yes, sir. Same answer. अभी तुमने वेक्टर के लेक्चर्स कहाँ तक कंप्लीट किए? सर आपने 4 लेक्चर भेजे थे, तो 3rd वाला कंप्लीट हो गया, 4th वाला अभी हाफ हुआ है। देखो बेटा हमने तुमको 5 तक भेज दिए हैं ना। यस सर। हाँ तो कंप्लीट करो उसको, एक घंटे का एक लेक्चर है, 1.25 घंटे का, एक दिन में एक देख लिया करो, नोट्स बना लिया करो। यस सर। हाँ देखो, तो आलस ना करो बेटा, वेक्टर की जरूरत पड़ेगी काइनेमेटिक्स में। सर आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आज कंप्लीट करोगी तो हम 6 और 7 और भेज देंगे तुमको 2 वीडियो। ओके सर। उसमें टोटल 8 वीडियोस है ना, 8 वीडियोस, तो उसको कोशिश करो 4-5 दिन में अच्छे से कवर पूरा कंप्लीट कर लो सारे वीडियोस। यस सर। चलिए ठीक है, आ गया भाई सभी का? यस सर। देखिए पहले हम निकालते हैं देखो यहाँ पे क्या कितना था पोजीशन 0, यहाँ पे क्या है 0, ओरिजिन से चला यहाँ पर भी, फाइनली ओरिजिन पे पहुंचा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट कोई बताएगा मुझे? सर 0 मीटर्स। वेरी गुड, आओ डिस्टेंस जोड़ते हैं, आओ जोड़ते हैं डिस्टेंस, मिलके जोड़ते हैं। पहले ओरिजिन से गया 40, तो मैं सीधे टुकड़ों में लिख रहा हूँ, 40 मीटर लिख लिया। फिर 40 से आया ओरिजिन नीचे, देखो ये x 0 हो गया, x इक्वल टू 40 से x इक्वल टू 0, यानी ये फिर 40 मीटर हो गया। गुड, फिर 40 से आया जी, ओरिजिन से आया -30, नेगेटिव में 30 मीटर, तो पर हमें कहो तो डिस्टेंस है, ऐड करते चलो 30 मीटर, फिर -30 से ओरिजिन, फिर और 30 मीटर, फिर यहाँ ओरिजिन हो गया, फिर ओरिजिन से +30 और 30 मीटर, फिर ये 30 से ओरिजिन और 30 मीटर। क्या ये 200 मीटर है? यस सर। यस सर। यस यस सर। अब देखो इसी ग्राफ में मैं आगे की कहानी ऐड कर दूंगा। याद करो क्लास 9th में तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज स्पीड का, क्या पढ़ा था? एक हिंट दे रहा हूँ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, यही पढ़ा था ना? यस। अब इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पर 10 सेकेंड टाइम है, मैं कहूंगा बताओ व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या है?
सर 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर स्पीड सेकंड। आप 200 होगा, डिवाइड बाई 10 होगा, 20 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो ना, यही नया सवाल हो जाएगा। लेकिन अगर बेटा तुमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुमको डिस्टेंस ही निकालना नहीं आता है, तो क्या तुम ये सवाल कर पाओगे उस दिन? बताओ जरा, हाँ या ना में जवाब दो। नहीं, इसलिए अभी आपको ये आना जरूरी है। जब हम आपको एवरेज स्पीड पढ़ाएंगे तो इससे इसका यूज करेंगे, इस तरह का सवाल देंगे हम दोबारा, तब हम ये नहीं बताएंगे कि डिस्टेंस कैसे निकाला गया था। इसलिए डिस्टेंस की बातें यही खत्म कर लो, ताकि कल को स्पीड की बातें हो तो डिस्टेंस पता हो ऑलरेडी हमको। ठीक है। हर बेसिक जरूरी होता है। तुम ये मत सोचो मन में कि ये सवाल आएगा, ये किसी एग्जाम में सवाल नहीं आने वाला। ये तुम्हारे स्कूल को छोड़ के किसी एग्जाम में नहीं आने वाला, किसी कंपटीशन में, आईटी वाईटी में कभी नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन एवरेज स्पीड पूछ सकता है। मतलब 3-4 कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देगा, 3-4 बेसिक्स को मिक्स कर देता है जब वो कंपटीशन में क्वेश्चन पूछेगा। चलिए भाई, तो चलो एक सरल सवाल जल्दी से बता दो। कैसे बताओगे? एक हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, 5 मीटर इसका साइड है, लेंथ है। ये ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इधर गया, और ई से एफ गया। बोलो डिस्टेंस कितना आएगा? 25 मीटर। 25 मीटर। यस सर 25। और डिस्प्लेसमेंट? -5। ये नहीं, यहाँ तो 3 डायमेंशन plus- मैग्नीट्यूड बताएंगे। 5 मीटर। हाँ, ये है डिस्प्लेसमेंट। को कितना आएगा? सीधे इनिशियल से फाइनल को ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 5 मीटर, है ना। और डायरेक्शन होगी ए से एफ की तरफ, ठीक है। यस। अच्छा, एक चीज मैं आपको वेक्टर का रिवीजन करा देता हूँ। वेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इन 3 डायमेंशन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, शायद बता ही दिया, तो अब क्या बताऊं कि अगर कोई पार्टिकल ए है 1,2,3 से, मान लो एक बर्ड है, यहाँ से उड़ी, चिड़िया उड़ी, चिड़िया उड़ते उड़ते बोली मेरे पंख कितने अच्छे हैं, ऐसे गाना गाते गाते बी पे जाके बैठ गई। 358। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? निकाल पाओगे? यस सर। कैसे निकालोगे? सर x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। गुड। तो 3 - 1 आई कैप ये वेक्टर होगा, इनिशियल से फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर, इसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। प्लस 5 - 2 j कैप प्लस 8 - 3 k कैप। सो इट इज 2 आई कैप 3 j कैप प्लस 5 k कैप। तो इस तरह से कभी आपको 3 डायमेंशन में निकालना पड़े तो पोजीशन वेक्टर्स को घटाकर निकालोगे, और 1 ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन बनते हैं, 3 ही तरह के सवाल आएंगे। देखो, ये है 3 डायमेंशन, ही वेक्टोरियल क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ये सवाल है ज्योमेट्रिकल, ये वाला हो गया, सर्कल वाला हो गया, और ये वाले हैं ग्राफिकल, और ये वाले हैं इक्वेशन बेस्ड। कहाँ गए? ये इक्वेशन बेस्ड है। 4 तरह के सवाल किए हैं। क्या गौर फरमा पा रहे हो आप? यस सर। यस सर। इक्वेशन बेस्ड है, ज्योमेट्री बेस्ड है, ग्राफिकल बेस्ड है, और वेक्टोरियल बेस्ड है। तो 4 तरह से 5वें तरह का सवाल नहीं आएगा तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट में। तो स्पीड की मुलाकात अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि मेरा सुबह से सर दर्द हो रहा है। लेकिन मैं आज से क्लास मिस नहीं करना चाहता था, तो दवाई खा के तुम लोग को पढ़ाया, पर फिर से शुरू हो गया तो मैं रेस्ट करूंगा। आज पता नहीं क्यों गर्मी लग गई, धूप लग गई, आज बाहर निकले थे। सर दर्द की कोई अच्छी दवाई बताओ यार। दवाई मैं खाना नहीं चाहता सर दर्द में, दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा। कोई है ज्ञानी डॉक्टर? सर बाम लगा के सो जाइए, बेस्ट मेडिसिन। अच्छा, बाम लगा के सो जाए। कौन सा झंडू बाम यार? तो बड़ा दर्द वो ऐसा होता है, बड़ा मतलब हार्ड होता है बहुत। सर सही हो जाएगा आपका। अच्छा सर मैं मैग्नीट्यूड निकालना भूल गया, मैं बता दीजिए अगर कोई दिया हो वेक्टर तो उसमें मैग्नीट्यूड कैसे निकाल दें? अरे कुछ नहीं, बिल्कुल सरल। देखो कैसे भूल गए तुम। कोई भी वेक्टर तुमको अगर दिया है AI BJ CK, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, बस सिंपल फॉर्मूला है, √A² + B²। हाँ यस सर, प्लस से इसका यहाँ निकालना होगा, तो √2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 ऐड कर दो तो 13 √38 आ जाएगा। ठीक है,
Yes, sir. जिसको वेक्टर के लेक्चर चाहिए मुझसे मांग सकता है, ले सकता है, रिवाइज कर लो, ताकि काइनेमेटिक्स में वेक्टर बहुत काम आने वाला है, डिफरेंशिएशन बहुत काम आने वाला है, इसलिए प्लीज डिफरेंशिएशन और वेक्टर का रिवीजन करके सर बैठो। मुझे send कर दीजिएगा वेक्टर के लेक्चर्स। ठीक है, किस नाम बताओ, मुझे मैसेज कर दो जिसको भी लेक्चर चाहिए। क्या नाम है आपका? विशिष्टा। हाँ विशिष्टा, मेरे को मैसेज कर दो तो मैं भूल ना जाऊं, ताकि तो मैं आपको यस कर सर। दूंगा। ओके ओके, सर आप मेडिटेशन ट्राई करिए सर, उससे आपका हेडेक सही हो जाएगा। ये तो कभी नहीं किया है। मेडिटेशन करने बैठते हैं तो दिमाग में 10 ख्याल आते हैं, मेडिटेशन तो होता ही नहीं है। सर थोड़ी देर Try, काम रह के बिल्कुल आँख बंद करके ट्राई करिए, सही हो जाएगा उससे। थैंक यू बच्चों, जीरो डाले थे। मैं सब ट्राई करता हूँ। सर हाँ बेटा सुप्रीत, सर मैंने नोट्स मांगे थे एक क्लास के, आपने भेजे बेटा नहीं मैं थे ढूंढ रहा था, एक्चुअली मैं बाहर था, मोबाइल में मुझे दिख नहीं रहे थे, मैं टैबलेट पे देखूंगा, शायद टैबलेट में होंगे तो मैं भेजता हूँ। हाँ सर ठीक है।